नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आपकी क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो में हमने इस बुक के इस चैप्टर में जितना भी इस टॉपिक था उस सबको हमने एक्सप्लेन किया था। उस टॉपिक में जो भी रिएक्शन थे उनको एक्सप्लेन किया था। ये फोर्थ वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर में कौन कौन से रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इन वीडियो के लास्ट में आपको मैं इस चैप्टर में उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जिससे आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की। सबसे पहले मैं इन टॉपिक पे आपको डिस्कस करूँगा, फिर यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, उनको मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा मैग्नीशियम रिबन, मैंने हिंट कर दिया ताकि आपको पता चल सके। आपको मैग्नीशियम रिबन का सबसे पहला टॉपिक आपका इसी पर बनता है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है आपको पता है। मैग्नीशियम एक क्या मेटल है। अब इस पर एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, मतलब क्लीन क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नीशियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगी ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। तो जब ऑक्साइड बना लेगी तो ये ठीक तरीके से जलेगी नहीं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ठीक प्रकार से होगा नहीं। तो अगर आपको मैग्नीशियम रिबन अगर अच्छे से, अगर मैग्नीशियम आपको प्योर प्राप्त करना है तो सबसे पहले मैग्नीशियम के ऊपर से उसकी ऑक्साइड के लेयर को हटाना पड़ेगा, फिर उसको जलाना पड़ता है। जलाइए तो आपको क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी जो कि बैलेंस नहीं दिखाई दे रही। आपको इसी तरीके की इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इसको अपन बैलेंस कैसे करेंगे, कुछ मत करिए, 2 यहाँ पे भी लगा दीजिए और 2 यहाँ पे भी लगा दीजिए। ये इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गई। अच्छा, आप एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया। देखिए, अगर आप किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले एक नियम पकड़ लीजिए, वो है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी को समझ लीजिए, आपके लिए इक्वेशन चुटकियों का काम हो जाएगा, बहुत ही सरल होने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे पता है कि मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, ये अपने 2 इसके बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मेटल है ना, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना। ऑक्सीजन कहता है भाई मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता हूं, तो अगर मैं करूं तो Mg + O = MgO। लेकिन आपको पता है ना, O कभी भी, O हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो मतलब ये हमेशा हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, O2 फॉर्म में होता है, O2। तो ये क्या करेगा भाई, 2 मैग्नीशियम मिलकर अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और वो 2 O2 को दे देंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन को भी तो 4 ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस कर दिया। देखिए हमारी बैलेंस हो गई। 2 मैग्नीशियम अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे, 2 ऑक्सीजन को, तो 4। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बैलेंस। इस एक्सरसाइज में हम, इस वीडियो में हम बहुत सारी इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि एक मेटल है, कोई एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, जिसको हम जब जलाते हैं तो इसे एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। यहाँ पे कुछ वर्ड देगा, एक देगा वाइट डेजलिंग साउंड, वाइट फ्लेम और वाइट पाउडर, कुछ ऐसे आपको हिंट करेगा। बस आपको पहचान लेना है कि वो कोई और नहीं, वो मैग्नीशियम ही है। मैग्नीशियम ही जब जल रही है तो ही मिलाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, यही है। तो यहाँ पे कंपाउंड बोलेगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो कंपाउंड जो है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये कंपाउंड। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, आपको ध्यान से समझना है। दूसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखिए, ये तो हमारी बैलेंस इक्वेशन है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड को अपन HCl भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, हमेशा अपने कंपाउंड फॉर्म में, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ना, H2। और Cl2 भी क्या होगा, Cl क्या होता है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक गैस है, हाईली रिएक्टिव गैस है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्लोरीन आपस में मिलकर ही आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बना लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। इसलिए Cl2 हमेशा, Cl2 मतलब हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन भी आपको हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। इन दोनों के पास दो भाई, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन भी कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्लस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा 2Sc। ये देखिए हमारा सिंपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है, HCl बन गया। बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ रही थी। 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 HCl, 2 हमारे कंपाउंड बन गए किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तीसरे में देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मैंने कुछ हिंट दे रखे ताकि मैं इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखा दूँ। अब बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, Al2SO4, SO4 का थ्राइस। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने इसको समझ लिया तो मान लीजिए आपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। चलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। बेरियम के पास तो दो ही है, लास्ट वाले शेल में 2 ही है, वो अपने क्लोरीन को, 2 क्लोरीन को एक एक एटम दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Ba कितना दे रहा है, Ba अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो किसको, एक एक क्लोरीन को, एक एक क्लोरीन को। तो समझ में आ गया, ये हो गया। तो यहाँ तो ये चीज ठीक चल रहा है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर समझते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के आगे मैंने 3 क्यों लिखा है, 3 क्यों लिखा है समझिएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो इसका नंबर एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3, और सल्फेट ग्रुप इसकी वैलेंसी होती है 2। अगर आप इसको क्रॉस में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया Al2 और SO4 का थ्राइस, ये मेरा बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट तो बन गया। देखिए वैलेंसी अगर पता होगी ना तुरंत निकालेंगे। अगर आप पूछेंगे यार ये सल्फर की कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए ठीक है, सिंपल। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, SO4, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ O4 तो अपना ठीक है, अगर मैं देखूँ O2 + O2 इक्वल टू कितना, O4, मीन्स इनकी वैलेंसी तो फुलफिल है। अब अकेला बचा क्या, सल्फर। ट्रिक दिखा रहा हूँ, सिंपल है। सल्फर का नंबर कितना होता है, 16 होता है, आपको पता ही ना। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका शेल कंप्लीट हो जाए। यही 2 एलिमेंट की कमी चल रही है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2-, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिंपल तरीके दिखा रहा हूँ, बड़ा सरल है, बड़ा सरल, आप समझ जाएंगे कि जिसको जो कंप्लीट हो रहा है उसको हटा दो, जो बच रहा है उसको छोड़ो, उसी की वैलेंसी काउंट करते हैं। सिंपल हो गया। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यही इसकी वैलेंसी, बस हम मान। तो इस पूरे कंपाउंड की वैलेंसी कितनी, 2 थी, तो ये हमारा कितना हो गया, इसलिए मैंने इसके नीचे 2 लिखा, 2 वैलेंसी। तो Al2 हो जाएगा और SO3 का थ्राइस हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, अब मेरे को बनाना क्या है, यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बेरियम जो होगा वो सल्फेट की ओर अट्रैक्ट होगा और क्लोरीन जो है वो एल्युमिनियम की ओर। ठीक है, अब इसको समझ, लेकिन यहाँ पर समझिए, देखिए एल्युमिनियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एल्युमिनियम अपने जब 2 एल्युमिनियम है मेरे पास, 2 एल्युमिनियम 3, मतलब 2, इसका मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम 2 है और एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए हमारे पास क्लोरीन भी तो 6 होने चाहिए ना। तो क्लोरीन को 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा 3। जैसे यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो मेरे पास क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए। और ध्यान से समझिएगा, मेरे को बनाना है बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे भी लिखा है, तो बेरियम के पास भी 3 होने चाहिए, क्योंकि सल्फेट को कितना चाहिए, सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सल्फेट का 3 ग्रुप है, तो 3 ग्रुप बेरियम का भी होना चाहिए। अब देखिए कितनी सरलता से ये हो गया। तो BaSO4 के पास है, तो 3 दोनों के पास है ना, 3 दोनों के पास, तो 3 आगे लगा लीजिए, 3 BaSO4, कितना सिंपल हो गया है ना। 3 को आगे लिख लीजिए, BaSO4। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना बेटा, ध्यान रखिएगा 6 है, 3 2 6, इसको काउंट कीजिए, इसको मत कीजिएगा, इससे 2 है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2Al और Cl का 3। देखिए बैलेंस होगा कि नहीं होगा, बहुत सरलता से बैलेंस हो गया, देख लीजिए। 2 एल्युमिनियम होगा, क्लोरीन 6 होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। तो मेरा ये कंपाउंड बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। ये किस तरीके से ये कंपाउंड बन रहे हैं, किस तरीके से आप ये नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं, कहाँ पर ये 3 नंबर आएगा, कैसे आ रहे हैं। आप देखो दोनों तरफ के कंपाउंड, दोनों तरफ के एटम्स को मैच करिए, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि बस भाई किसी भी कंपाउंड में ना आप कंपाउंड में एटम को आपस में एक्सचेंज करके नए कंपाउंड तो बना लेते हो, पर इसमें जो मास होता है ना वो दोनों तरफ सेम होता है, ये है ना, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए दोनों तरफ आप मिला के देखिए, आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। और समझिए, जल्दी जल्दी समझिए। जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, आपको पता है NaOH यही होता है ना। OH की वैलेंसी -1 होती है, NH की +1 होती है, ये माइनस होती है, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये किसके साथ मिल रहा है, HCl के साथ, HCl मतलब एसिड है। क्या बनाएगा, देखिएगा, समझिएगा, बड़ा सरल है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम तोड़ेंगे ना, कैसे टूटेगा, H+ में और Cl- में, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन कहेगा मैं लूंगा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं करूँ तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, इस वाले माइनस की ओर, और ये इस वाले की ओर। तो क्या बनेगा, कितना सिंपल हो गया, देखिए ये NaCl, मतलब सीधी सी बात है NaCl बन गया, ना बन गया हमारा Na1 है Cl1, बिल्कुल बैलेंस है।
और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 हो गया ना, प्लस H2O, ये लीजिए पानी बन गया, पानी बन गया। हो गई मेरी इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो क्या बना रहा है, नमक बना रहा है और पानी बना रहा है। कुल मिलाकर मैं बताऊं बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, आप यहाँ देखिए ना, एक बेस और एक एसिड, जब भी बेस और एसिड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। ये याद रखिएगा, आपको सेकंड चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। और भी समझते हैं। उसके बाद आता हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये होगा मेरा पानी, ये देखिए। अब ये दोनों इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, ये बनाएगा मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या ये बैलेंस है, मैंने क्यों लिखा है, 2 हाइड्रोजन है 2 ही ऑक्सीजन है, तो मैंने OH का ट्वाइस लिख दिया। मेरी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसको क्या बनता है, अपन क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम। और इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बेसिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा, स्लेक्ट लाइम। अच्छा, इनके ऊपर भी क्वेश्चन क्या बनता है कि ये अभी बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें पूछ लेगा एक्स को एक कंपाउंड है, एक्स को ये कंपाउंड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो वाई एक कंपाउंड बनाता है। इसका इस्तेमाल ना आप व्हाइट वॉश में करते हो, व्हाइट वॉश में, तो वो क्या है, तो एक्स मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये जो वाई कंपाउंड बना रहा है ना, ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो वाई, फिर से देखिए 2 क्वेश्चन, वाई एक कंपाउंड है, वाई एक कंपाउंड है, वाई एक कंपाउंड मेरे सॉरी एक्स एक कंपाउंड है, ये मेरा एक्स एक कंपाउंड है। जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, दीवारों में चमक आ जाती है। और दीवारों में चमक किसके कारण आती है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम तो एक ही है, कार्बन भी एक ही है, और O यहाँ पे 2 है, और एक यहाँ से ले लीजिए, ये होगा मेरा O3, और यहाँ पे बना H2O। देखिए जरा बैलेंस है कि नहीं, देखिए कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो मैंने 3 यहाँ पे ले लिए, और एक ये रहा, और 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है इन दोनों के रिएक्ट करने से। इसी कारण क्या होता है, दीवार में आप जब व्हाइट वॉश करते हो तो 1-2 दिन बाद चमक आती है। क्यों, उसका जो वाटर होता है ना, जब एवोपरेट हो जाएगा ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जिसके कारण दीवार में आपकी चमक आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है ना। अब आपको पता है एक और क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा बनता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। आपको पता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें आपको एनर्जी यूज होती है। ये दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों के। जैसे आप यही देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको आप तोड़ दीजिए, हीट, ये देखिए तोड़ रहे हैं आप, इसको तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2। ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपको पता है क्या, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोज हो गया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, पूरी तरीके से टूट गया, इसको डिकम्पोज। अच्छा, इसमें क्या हुई, हीट की जरूरत पड़ी ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल। देखो कितना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछेगा भी, मैं इसको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जिसमें एनर्जी यूज होती है वो हमारी एंडोथर्मिक होती है। और इसमें मैंने यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि इसमें क्वेश्चन बनता है ना कि भैया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रेस्पिरेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, या रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर क्यों करते हैं। तो हमारा जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन इनसाइड द सेल के अंदर हमारा जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, देखिए आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरा ग्लूकोज है ना, C6H12O6 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6O2 के साथ, 6O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बनाएगा पानी बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इसको बैलेंस करके मैं सिखा देता हूँ, अभी आपको बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई ना, ये आपको ऑलरेडी आपकी बुक में बैलेंस करके दिखा रखा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ मतलब टूट गया, और जब टूटा तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, पानी शरीर में यूज हो जाता है,
और एनर्जी, वही एनर्जी जो शरीर में काम करने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी की ज़रूरत हमारे शरीर में हो गई, यूज़ हो गई। तो कोई भी काम करते हैं ना, थक जाते हैं, फिर थोड़ी देर एनर्जी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लूकोज फिर से टूटता है और इस तरीके से एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज होती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है ना, इसीलिए इस प्रोसेस को अपन रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मानते हैं। इसकी क्वेश्चन आपको बुक में ऑलरेडी बैलेंस करके दिखा रखे होगी, तो मैंने सिर्फ आपको ऐसी नॉर्मली समझाने के लिए बताया है, ठीक है। और समझिएगा, कोरोजन रेंसिडिटी के बारे में पता है। कोरोजन क्या होता है भाई, मेटल का अपना शाइनिंग सरफेस का खो देना। मेटल, कोई भी मेटल हो, अपनी शाइनिंग सरफेस खो देती है, किसकी प्रेजेंस में, या तो कोई इसके ऊपर कार्बोनेट या सल्फाइड या हो सकता है एसिड या मॉइस्चर या इसी के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगी ना, आपको पता है ना, अपनी उसकी शाइनिंग सरफेस खो जाती है। लोहे में जंग लगना भी एक कोरोजन का ही निशान। आपकी चांदी काली होने लगती है, क्या कहीं ना कहीं ये सब चीजें पीतल के जो लोटे होते हैं वो हरे हरे होने लगते हैं, ये सब क्या है, उनके ऊपर कार्बोनेट सल्फाइड या इस चीज की। कोरोजन में, कोरोजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और रेंसिडिटी के ऊपर भी। ये रेंसिडिटी कोरोजन में जो मैंने लिखे इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये पूछ लेगा आपसे, एक एग्जांपल भी पूछ लेगा। रेंसिडिटी आपको पता है ना, फैटी ऑयल का, फैट माने फैट का ऑक्सीडेशन होना, फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, आपके जो भी फूड होगा उसके स्मेल और टेस्ट में दोनों में चेंजिंग आ जाएगा। यही प्रोसेस तो कहलाती है रेंसिडिटी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको दिमाग में बैठाइएगा, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है ना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बोलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल बताइए जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। तो हीट का तो मैंने आपके सामने लिख दिया, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। लाइट का आपने देखा होगा ना, 2AgCl, ये भी आपके एग्जांपल दे रखा है। 2AgCl रिएक्शन जब होता है तो किसके यहाँ पे सनलाइट लिखा होगा, देखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखा होगा सनलाइट, और जब टूटेगा क्या बनाएगा, 2Ag प्लस Cl2। तो ये मतलब डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। तो ये लाइट का उदाहरण हो गया, ये हीट का उदाहरण। एक और एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आपका एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस में। जब क्या होता है, देखिए पानी है, पानी को तोड़ना है मुझे, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तोड़ूंगा ना, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2H2 प्लस O2, मतलब दोनों गैसें अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हुआ ना, डिकम्पोज हुआ, पानी का डिकम्पोज हमने किया है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में। ये होगा हीट का, ये आपका लाइट का हो गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी का। इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको तैयार करना है, ठीक है ना। इस बार तो शायद आपके क्वेश्चन MCQ में आने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना MCQ तभी आपसे बनेंगे जब आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर MCQ, अगर फिर क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, अगर आपके दिमाग में अच्छा टॉपिक है, टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे आपसे बन जाएगा। अब आते हैं कुछ ना कुछ इक्वेशंस के ऊपर आते हैं, है ना। बड़ी इजी इक्वेशंस हैं, इनको समझते हैं और बस इसके बाद हमारी इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन इसको पहले समझिए। देखिए यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको, छोटी सी वीडियो में आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत कुछ समझाने की, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले लिखा HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये दोनों के दोनों बेस हैं, सॉरी ये एसिड है, ये बेस है। क्या बना रहे हैं, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। देखिए पहले क्या, देखिए ये बैलेंस है, जरा दोनों तरफ देख के देखिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पहली बात यही बैलेंस नहीं है। O3 है यहाँ पर, कुल मिला के O5 है मेरे पास। देखिए O 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास 6 है, 3 2 6, और एक 7, मतलब यहाँ ज्यादा है। कुल मिला के बैलेंस नहीं है। कौन बैलेंस नहीं है मुझे देखना है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ये ठीक है। नाइट्रोजन 1 था, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। जैसे मैं 2 करता हूँ तो हाइड्रोजन मेरे हो गए कितने, हाइड्रोजन मेरे 4 हो गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर लिखा है केवल 2, अभी हम कर लेंगे। नाइट्रोजन की संख्या तो बराबर हो गई ना, एंड कितना था यहाँ पे 2 हो गया ना, यहाँ पे भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गए, 6 6, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, क्योंकि ये हो गए 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6, एक 7 ही है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे ना एक करके, देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, अब यहाँ पे भी अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या होता है। अब जरा काउंट करके देखिए, जरा काउंट करके देखिए। 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल एक बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितने, 2 है, 2 है, बैलेंस बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, 3 दूनी 6, 2 8, 3 दूनी 6, 2 8, ये भी बैलेंस। कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम हुआ, कैल्शियम भी बैलेंस। मतलब ये मेरी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। तो मैंने क्या देखा, दोनों तरफ के एटम्स को बस बराबर कर दिया है और कुछ भी नहीं किया, बस बार बार देखता जा रहा हूँ कि किसकी संख्या बने। जैसे मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा, 2 यहाँ पे भी लिखा ना, मेरी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई।
बस हो गया, यही हमारे को दे रखा था। इक्वेशन में क्या कर देगा, इतना दे देगा, ये पार्ट दे देगा या पूरा दे देगा, आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो बस दोनों तरफ के आइटम्स को कंपैरिजन कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। इधर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर साल्ट बना रहे हैं, और पानी। देखिए बैलेंस है क्या, पहली बात तो देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा क्योंकि मुझे 2 सोडियम तो कम से कम चाहिए। अब देखूं बैलेंस है क्या, 2 सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो केवल 4 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 इधर हैं 2 इधर हैं, 4 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर केवल 2 हैं, तो हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पे भी मैं जैसे 2 लगाता हूँ तो कुल मिला के मेरे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और इधर भी 4 है ना, 2 ये रे 2 ये, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, सल्फेट कितने हैं, सल्फेट का ग्रुप ये SO4 बिल्कुल ठीक है। मतलब कुल मिला के बैलेंस, मेरी इक्वेशन मेरी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई, तो ये भी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इधर देखिए बेरियम क्लोराइड और H2SO4, ये क्या बैलेंस है जरा देखते हैं। Ba SO4 H2Cl2, देखिए दोनों 2 हैं यहाँ पे, लेकिन सिंगल है, बस यहाँ पे दो लगा दीजिए, ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं अमोनिया कैसे बनता है। हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन भी N फॉर्म में नहीं होगा, N2 फॉर्म में होगा। अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन अपनी एक वैलेंसी शो करता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो कुल मिला के इसको मैं करूंगा और ये तो NH3 इसमें बनता है, ये मेरा अमोनिया हो गया। मतलब 3 हाइड्रोजन जब एक नाइट्रोजन से कंबाइन होंगे तो अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से इसकी संख्या बढ़ाऊं, किस तरीके से संख्या, तो एक काम कर देता हूं, 3 हाइड्रोजन के एटम ले लेता हूं और 2 नाइट्रोजन के, N2 जैसे मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, देखिए 2NH3, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल बैलेंस। ये मेरा बन गया अमोनिया, बन गया ना कितनी सरलता से। आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी वैलेंसी अगर आपके दिमाग में आ जाएगी ना, देखिए कितनी सरलता से आप केमिस्ट्री को पकड़ लोगे, बहुत सरलता से। एक और रह गया, जिंक है, जिंक लिख देते हैं, है ना, और सिल्वर नाइट्रेट लिख देते हैं, AgNO3, ये जिंक, ये AgNO3 हो गया। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। पहले ये देख लें कि नाइट्रेट की वैलेंसी Ag की एक वैलेंसी है, बिल्कुल ठीक है, NO3 की ठीक है। जिंक कितना है, जिंक की वैलेंसी 2 है, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2 है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और नाइट्रेट कहता है कि मैं भैया मैं तो सिर्फ एक ही ले सकता हूँ। नाइट्रेट क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ एक ही लूंगा। तो जब ये एक लेगा तो मैं ये एक ले रहा, तो एक इसका जिंक का कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम नाइट्रोजन की संख्या को डबल कर देते हैं। हम नाइट्रोजन की संख्या क्या कर देते हैं, तो हम यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, थोड़ा समझिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ समझिएगा ध्यान से देखिए। अब होगा हमारे पास ये जिंक हो गया, NO3 हो गया ना, NO3 पे यहाँ पे बाहर से ट्वाइस लगा दीजिएगा क्योंकि ये 2 आगे लिखा है, और प्लस 2 देखिए बैलेंस हो गई कि नहीं होगी। अब बिल्कुल ठीक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दे रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रेट 2 ग्रुप हैं, दोनों नाइट्रेट एक एक करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिंक से कंपाउंड बन गया, बिल्कुल हो गया। देखिए जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, नाइट्रेट जो है ना NO3 उसको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको देखिए इधर, इधर देखिए, तो Zn और NO3, क्योंकि ब्रैकेट में लिखिएगा ना, बाहर भी लिखना है, इक्वल्स, देखिए बन गया, और ये मेरा हो गया, है ना, कितना सिंपल थी ना। एक और देख लेते हैं, बस उसके बाद अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बताए उनकी आप तैयारी करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लास्ट है हमारा एल्युमिनियम, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम है, इसकी वैलेंसी मैंने आपको बताया था 3 वैलेंसी, और कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन। अब मुझे क्या बनाना है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है। एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl कुछ देखिए, ऐसी कुछ देखिए, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोरीन कहता है मैं तो एक ही लूंगा, तो मतलब मेरा कंपाउंड कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे AlCl3, ये हो गया ना एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हो गया ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने कॉपर है, सॉरी मेरे पास कितने क्लोरीन है, 2 है। तो मैं कैसे करूं, एक काम करता हूं, मैं 2 एल्युमिनियम कर लेता हूं, तो इस तरीके से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और 6 क्लोरीन कर लेता हूं। देखिए बन गया, पूरा का पूरा बन गया। तो ये मेरा हो गया 2AlCl3 और प्लस 3Cu। ये जानते हैं आपको कौन सी रिएक्शन है, ये है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर को हटा दिया एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्या बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो ये देखा आपने किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस होती है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने इनकी नंबर में बढ़ा, किस तरीके से बढ़ाया है, मुझे दोनों तरफ काउंट करना है किस तरीके से। एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जनरल एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मुझे दो दे रखा है, और एल्युमिनियम मुझे बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड ही, तो मुझे एल्युमिनियम की संख्या को क्लोरीन की संख्या और एल्युमिनियम की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। किस रेशो में बढ़ाना पड़ेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम छोड़े उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 एल्युमिनियम ले लिया। 2 एल्युमिनियम का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम छोड़ देगा, रिलीज करेगा, और एल्युमिनियम क्लोरीन की संख्या को भी मैंने 6 कर दिया, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बस इस तरीके से मैंने इसको कंपाउंड को दोनों तरफ बैलेंस करके रख दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2Al और Cl3 + 3Cu, क्योंकि यहाँ पे 3Cu है ना, वो अलग हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो ये बेटा ये इस वीडियो के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये वीडियो की ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो थी, 4th वीडियो थी। इससे पहले की जो 3 वीडियो हैं उन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन तीनों वीडियो के साथ इस वीडियो को देखिएगा, आपको इस चैप्टर के लगभग मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।